Good afternoon to all of you. Welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and in our series of UPSC Mains PYQ, one question a day, we'll be taking up the essay PYQ of 2024. Okay. So before starting the session, I must tell all of you about the various courses which we have started in Shriram's IAS. The first one is a very innovative thing, which is 1:1 mentorship, which we have introduced. It's a free mentorship, and you can contact the number given at the end of this particular session, and you can come for a free mentorship in which you will be told about how to proceed with your UPSC preparation. और इसके साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिलेगा about the various courses which you are going to get and about the various discounts which you are going to avail while subscribing to a particular course in Shriram's IAS. Okay, and a kind of monsoon offer to all of you. It is basically that we have provided the various discounts like 40,000 rupees off on 1 year and 50,000 rupees off on 2-year foundation courses, as well as discounts for the various mentorship and option subjects. Okay, so you can come for the 1:1 mentorship, as well as you can contact on the given details, and you can avail these discounts for a very wonderful journey of UPSC preparation which you are going to have. Okay, so let's move on to the question, which is the umpire of the future will be the umpires of the mind. It's a very important topic. 2024 में सेक्शन ए में आया था ये टॉपिक. ओके, और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं फिलोसफिकल बेंट है इसके अंदर भी. ओके, एक फिलोसफिकल बेंट है इसके अंदर. क्यों फिलोसफिकल बेंट है? क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक की बात नहीं कर रहा है, ये ऐसे ये बात कर रहा है अबाउट द एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर. ओके, जिसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़ जाते हैं. जैसा कि मैंने व्हेन आई वाज टेकिंग अप द होल essay series in which we discussed the various thematic essays, जिसका पहला सेशन जो था वो philosophical essay का था, उसके अंदर हमने बात की about the various essays which can come in UPSC, which have been coming from 2013 onwards or 15 onwards. बट उसके अंदर मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी. वो बात ये थी कि philosophical essays जो है वो आजकल फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहे हैं UPSC के. अब मैंने बाकी थीम्स इसलिए एड्रेस की जस्ट टू नो और जस्ट टू मेक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट दीज essays कैन ऑल्सो कम, बिकॉज यूपीएससी इज नोन एज ए ट्रेंड ब्रेकर फॉर इटसेल्फ. जब उनको लगता है कि बार बार एक पर्टिकुलर ट्रेंड सेट हो रहा है तो दे ब्रेक इट फॉर देमसेल्व्स ओनली. इसलिए बाकी थीम्स भी डिस्कस की थी हमने. लेकिन इस तरह के टॉपिक जो हैं कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, इस तरह के टॉपिक जिनके अंदर आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे जा सकते हो, जिसमें आप अपना टेक रख सकते हो, वो आने के चांसेस हमेशा ज्यादा ही रहेंगे. ओके, तो इस तरह के टॉपिक को आखिरकार कैसे डील करना है? देखिए, क्योंकि इसमें लिखने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाउ टू प्रायोरिटाइज इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जैसा कि एसे के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि एसे के अंदर कहीं ना कहीं जो क्लासिकल तरीका है, द क्लासिकल वे ऑफ डीलिंग विद एन एसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए. अभी क्लासिकल तरीका क्या है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि बेसिकली आपको अपने जीएस के आंसर से अलग रहना पड़ेगा. कैसे अलग रहेंगे आप लोग? वो अलग रहने का तरीका जो है वो डिटरमाइन होगा हाउ यू आर बेसिकली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. क्लैरिटी है कि नहीं है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा फैक्ट्स में डील तो नहीं कर रहे हैं. फैक्ट्स को एज एन एनेक्डोट यूज करना और फैक्ट्स को पर से फैक्ट की तरीके से यूज करना, इसमें काफी अंतर हो जाता है. ओके, एक एनेक्डोट की तरीके से यूज करने का तरीका यह है कि सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यू हैव टू राइट अबाउट अ जर्नी ऑफ ए पर्सन हु इज गोइंग टू हु हैज गॉन ऑन अ जर्नी टू फाइंड व्हाट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज. अब यहां पे मुझे पता है कि गौतम बुद्ध का एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, और जब प्रिंस सिद्धार्थ थे तो उन्होंने अलग अलग तरीके के लोग देखे. एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक खुश आदमी देखा. अब ये फैक्ट है मेरे पास, बट जब मैं इसको एनेक्डोट की तरीके से यूज कर रहा हूं तो आई विल टॉक अबाउट अ प्रिंस एंड एट द एंड ऑफ इट आई विल रिवील दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट गौतम बुद्ध. तो ये तरीके हैं जिससे कि आप अपने नॉलेज को, जो आपने जीएस में पढ़ा है, उसको एज एन एनेक्डोट कैसे यूज कर सकते हो. और वैसे ही कुछ इस केस में भी करना है. कैसे करना है इस केस में? कि देखिए, इसके अंदर जब आप एम्पायर्स ऑफ टुमारो की बात करेंगे तो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर की जब आप बात करेंगे तो आपको ही पता है ये अच्छे से कि किस तरीके से कोल्ड वॉर एरा और उसके बाद जो कि हॉट वॉर से बचने के लिए किया गया था, और उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट पावर गेन किया यूएस ने अक्रॉस द वर्ल्ड. अब ये तो एक इंफॉर्मेशन है, बट हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन एसे
For that, what you need to do? For that, what you need to do is that you need to start like an anecdote. Okay, there's a country at the end of World War II, which was basically they were involved in a particular attack, and from that you can proceed that how they gained legitimacy across the world. एक तो डर का माहौल था, बट वहां से सॉफ्ट पावर की तरफ कैसे बढ़े वो. What is this journey of US from a hot power to a soft power? सोचिए एक कंट्री जो है जो कि न्यूक्लियर अटैक करती है, द ओनली कंट्री विच हैज डन न्यूक्लियर अटैक ऑन अनदर कंट्री, वो कंट्री आज के टाइम पे लेजिटिमेसी के साथ साथ अपनी चीजों को रख पा रही है. तो ये कहीं से नहीं कहीं ये जर्नी जो है, ये जर्नी है अबाउट द एम्पायर ऑफ फ्यूचर, जो कि उन्होंने एक माइंड का एम्पायर या फिर एम्पायर ऑफ द माइंड एस्टेब्लिश करने का कारण किया. तो इस चीज को आपको, इस नॉलेज को आपको एनेक्डोट के तरीके से रखना जरूरी है. देन ओनली यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स इन एसे. गॉट इट? सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात हम इससे करेंगे. कई बार क्या होता है जीएस के इंट्रोडक्शन में भी और एज वेल एज एसए के इंट्रोडक्शन में भी बच्चे फंस जाते हैं. कई बार टू मच इंफॉर्मेशन दे देते हैं एसए के इंट्रोडक्शन में. टू मच इंफॉर्मेशन से ही बचना है, क्योंकि फिर अगर टू मच इंफॉर्मेशन आप दे दोगे तो बॉडी में क्या लिखोगे, क्योंकि बॉडी इज द प्लेस वेयर यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यू फील अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. So that is how you need to deal with this particular essay topic. और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस बात को मेंशन कर सकते हो कि ये कोट जो है ये विंस्टन चर्चिल का है. अब देखिए, विंस्टन चर्चिल के बारे में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि विंस्टन चर्चिल के बारे में जो इंडियंस हैं या फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अगेंस्ट जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे, उस कारण से वी सी हिम इन अ बैड लाइट. बट इन द लार्जर पिक्चर, एट द ग्लोबल स्केल, ही इज कंसिडर्ड अ हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर II. How he is considered a hero? Because Germany, जो कि अपने ब्लिट्जक्रीग के लिए फेमस थी. ब्लिट्जक्रीग कहने का मतलब लाइटनिंग फास्ट तरीके से दे यूज्ड टू अटैक द एनिमी. उस पर्टिकुलर अटैक से फ्रांस भी बच नहीं पाया, लेकिन विंस्टन चर्चिल थ्रू हिज स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूट वाज एबल टू डिफेंड इंग्लैंड फ्रॉम द जर्मन अटैक. तो ही वाज सम वे और द अदर अ पर्सन, अ हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर II. So that's why he is seen in a positive light across the world. उनका ये कोट है. वॉर टाइम प्रेसिडेंट थे वो, वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर थे वो, सॉरी. सो ये बात मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज वहां से भी आप एनेक्डोट उठा सकते हो. बिकॉज ही ओनली सेड दैट द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने देखा था वर्ल्ड वॉर II के टाइम पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था इन डिसाइडिंग the verdict of World War II. Got it? जैसे एक बहुत फेमस इंग्लिश मूवी है इमिटेशन गेम, आई गेस. तो उसमें दे हैव टोल्ड कि हाउ एनिग्मा मशीन was broken. Enigma machine was the machine which was used by Germany. The German Empire, or you can say the German Hitler used to use that particular thing, that particular machine, so as to send messages, and how UK was able to break it. And how UK used that particular information to basically disclose what Germans are going to do, and on the basis of that information they were able to defend themselves. Okay? खैर, मुद्दे की बात यहां पर यह है कि ये सारी बातें, ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो टू so as to substantiate your argument in this particular essay topic. क्योंकि एम्पायर्स ऑफ टुमारो विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड. एम्पायर्स ऑफ द माइंड में यू नीड टू टेल हाउ द टेक्नोलॉजी विच हैज बीन डेवलप्ड बाय अ माइंड हेल्प इनटू सॉल्विंग अ पर्टिकुलर कोड, और हेल्प दैट पर्टिकुलर कंट्री और द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री टू विन दैट वॉर. इसलिए ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन एनेक्डोट जो है वो इन्वॉल्व करने बहुत जरूरी है, पर इनको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में यूज करना भी जरूरी है. जस्ट जान जाना ही काफी नहीं है. ओके, जैसे कि फिजिकल कॉन्क्वेस्ट हैज गिवन वे टू इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. And why you need to talk about this? Because unless you talk about this, you will not be able to give a context to what you are going to write in the body. Introduction क्या है? Introduction context setting करता है. Okay, it context set करता है क्या? Introduction for what? For your body. Okay. ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अनटिल अनलेस कॉन्टेक्स्ट सेट अगर नहीं होता है तो फिर बॉडी में आप कैसे रेफरेंस लेके आगे बढ़ पाओगे?
वो ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट को आप सेट करो ताकि उसके बेसिस पे आप बॉडी स्ट्रक्चर कर पाओ। या फिर जैसे 21st सेंचुरी इज नॉट डोमिनेटेड बाय टेरिटरीज बट बाय आइडियाज, इनोवेशन एंड नॉलेज। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप मेंशन कर सकते हो और फिर बॉडी के अंदर इसको एलैबोरेट कर सकते हो। कैसे एलैबोरेट करेंगे इसके अंदर? टेरिटरीज का मुद्दा नहीं है। इजराइल को आप देखिए वेयर इट इज प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड अमंग द बिगेस्ट ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। And I am not passing any judgment, but I am just telling you how Israel is dealing with that situation. Whether Israel is right or wrong, that is a different discussion. But what I am trying to tell you is that out of their technology, out of their knowledge, they are able to stand their ground. तो इस तरह की बातों को आप इन्वॉल्व कर सकते हो, इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, विच यू कैन एक्सप्लेन इन द बॉडी लेटर ऑन। गॉट इट? नेक्स्ट इट हार्ड पावर टू सॉफ्ट पावर। ऑलरेडी मैंने बताया आपको किस तरीके से यूएस ने डेलिबरेटली सॉफ्ट पावर का तरीका चुना वर्ल्ड के ऊपर एक आधिपत्य बनाने के लिए, दुनिया की चौधराहट लेने के लिए, एक चौधरी बनने के लिए। दे हैव टेकन अप सॉफ्ट पावर एज द मीन्स। ओके, किस तरीके से पॉप कल्चर को तक यूज कर लिया यूएस ने, किस तरीके से अपने यहां की टीवी सीरीज, किस तरह के अपने यहां के इनोवेशंस, चांद पे जाना और इस तरह की चीजों को यूज किया यूएस ने, सो एज टू गेन अ सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। और वहां पे ही यूएसएसआर लॉस्ट। ओके, एक आयरन कर्टन की तरीके से यूएसएसआर की जो टेरिटरीज थी वो दुनिया से छिपी रही और उसका फर्क यही पड़ा कि कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी जो है वो हार गई। ओके, विद द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड लेटर ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इट बेसिकली टोल्ड अबाउट द लॉस ऑफ द आइडियोलॉजी विच यूएसएसआर हैड। तो इस तरह की चीजों को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इस तरह की नॉलेज को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इन योर एसे, बट ट्राई टू डू दैट इन एनेक्डोटल फॉर्मेट। आप एनेक्डोट की तरीके से करो उसे, ना कि जस्ट एक फैक्ट की तरीके से। गॉट इट? सो दिस हाउ यू कैन स्ट्रक्चर द इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन यू कैन गिव कॉन्टेक्स्ट टू व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द बॉडी एंड देन यू कैन स्विच टू द बॉडी। गॉट इट? नाउ व्हाट टू राइट इन द बॉडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप लिख सकते हो। कहने का मतलब ये कि आप वेरियस एस्पेक्ट्स के थ्रू अपने बात को कन्वे कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर ऐसे जिसके अंदर आप ये कहना चाहते हो कि द एम्पायर्स ऑफ टुमारो विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, देन यू नीड टू एड्रेस द वेरियस एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स एंड द वेरियस कोट्स which people have used. Okay, I have written some quotes here, but you can take up any quotes, you can Google it and you will get get to find a lot of things like these. But how to structure it, that is the point here. जैसे कि from land to ideas, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया कि किस तरीके से अब टेरिटोरियल गेन जो है वो नहीं है मेन मुद्दा। मुद्दा है कि आपका आइडिया, आपकी आइडियोलॉजी क्या सब लोग मानते हैं। आपने रिसेंटली सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो कि इंडिया ने पहलगाम अटैक, पहलगाम विच वाज अ कॉवर्डली अटैक, उसके अगेंस्ट इंडिया डिड ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड यू कैन सी हाउ द वॉर ऑफ आइडियाज बेसिकली सेट द नैरेटिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ओके, सो दैट्स व्हाई यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि इस तरह के टॉपिक्स को ड्वेल करना अपने एसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रॉम लैंड टू आइडियाज, या फिर नॉलेज इज पावर। ये कोट बहुत सिंपल है, सब जानते हैं नॉलेज इज पावर। कई सारी मूवीज में भी यूज हुआ है और आप लोग भी गाहे बगाहे इस बात को समझते हैं कि नॉलेज एज पावर, इसको आप समझ रहे होते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल, उसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आजकल के टाइम में, जब आप इस तरह के ऐसे को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल क्या होता है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम द जनरल नोशन ऑफ कैपिटल विच वी ऑल अंडरस्टैंड। जैसे कि एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें कैपिटल क्या है? बिग मशीनरीज। वैसे इंटेलेक्चुअल कैपिटल हो गया बेसिकली एक तरीके का ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल कहने का मतलब ये कि किस तरह के माइंड, किस तरह के ब्रेन्स जो है वो इन्वॉल्व हो रखे हैं इन दैट पर्टिकुलर वेंचर। और आप ये बात जानते हैं, इसीलिए हमारे यहां भी एजुकेशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर नॉलेज के ऊपर स्पेशल फोकस रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि अनटिल अनलेस आप नॉलेज पे काम करते हैं, तब तक आप कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो गेन नहीं कर पाएंगे। और इंटेलेक्चुअल कैपिटल गेन किए बिना जो इंडिया का ये सपना है विश्व गुरु बनने का, ये एक सपना मात्र रह जाएगा।
2047 तक वी हैव प्लान टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. हाउ विल वी गेन इट? थ्रू इंटेलेक्चुअल कैपिटल ओनली. ठीक है, विदाउट इंटेलेक्चुअल कैपिटल, विदाउट कंसिडरिंग नॉलेज एज पावर, विल नॉट बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स. एंड यू नीड टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन योर एसे अंडर द हेडिंग ऑफ नॉलेज एज पावर. नॉलेज पावर कैसे है, इसके आप बहुत सारे रेफरेंसेस हिस्ट्री से भी उठा सकते हो. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था एनिग्मा मशीन वाला, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. किस तरीके से यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 में बिना किसी मेजर लॉस के, ऑफ कोर्स पर्ल हार्बर हैपेंड बिकॉज पर्ल हार्बर वाज वन ऑफ इंसिडेंट, वन ऑफ, ओके, लेकिन बाकी यूएस ज्यादातर टाइम तक वर्ल्ड वॉर 2 के फुल फसाड से दूर रहा था. पर्ल हार्बर के बाद आया और अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब उस टाइम हर कंट्री डेवलप करना चाहता था, बट दे डेवलप्ड इट फर्स्ट एंड दे बेसिकली यूज्ड इट टू टेम जापान. ओके, सो दैट्स व्हाई यू ऑल कैन यूज सच थिंग्स इन योर एसे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करनी पड़ेगी इंट्रोडक्शन में, ताकि आप उसे एक्सप्लेन कर पाए इन द बॉडी. इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो. और मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि आप पर्सोनिफाइड, कहने का मतलब पर्सनल एग्जांपल्स को यूज और अच्छे तरीके से कर सकते हो, और उनको आप ये बात मानिए कि जो यूपीएससी इवैल्यूएटर्स हैं विल अप्रिशिएट मोर. व्हाई विल दे अप्रिशिएट मोर? बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे है व्हाट यू वांट टू से, what you want to say over a particular topic, and over a particular topic whatever you want to say, if you are able to give some personalized examples, some examples from your day to day life, then it will do wonders to you. हाँ, ये बात जरूर है कि उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो कैजुअल नहीं लगना चाहिए, वो उतने ही वैल्यू और उतनी ही शिद्दत से लिखा जाना चाहिए जिस तरीके से आप यूएस का एग्जाम्पल दे रहे हैं या किसी और कंट्री का एग्जाम्पल दे रहे हैं. देन यू कैन टॉक अबाउट डिजिटल कॉलोनाइजेशन. डिजिटल कॉलोनाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से डिजिटली एक बड़ा कंट्री एक छोटी कंट्री, इसको बड़ा कंट्री आई मीन वो कंट्री जो कहीं ना कहीं डेवलप्ड है, जहां पे टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, जो कि डिजिटाइज हो चुका है, वो डिजिटली कॉलोनाइज कर रहा है एक दूसरी कंट्री को. एंड हाउ even within a country a colonization kind of happening through which the use of data and all these things, one gets to know about the whole life of another person. And how is it not different from colonization? It is very much colonization, because as you can compare or as you can see during British colonial system, how Britishers were able to dictate the terms, because they basically controlled the whole life of an Indian, and this is being done by a digital infrastructure. ओके, सो डिजिटल कोलोनाइजेशन की बात कर सकते हो आप, और कह सकते हो कि डिजिटल कोलोनाइजेशन के थ्रू जो एक इंटेलेक्चुअल माइंड है, ही कैन बेसिकली रन और बेसिकली डिक्टेट द टर्म्स ऑफ अनदर माइंड विच डजंट हैव सच फैसिलिटीज. और इस तरह के एग्जांपल्स देते हुए यू कैन बेसिकली जस्टिफाई योर पॉइंट एंड कम टू द सेंट्रल थीम ऑफ द एसे, विच इज दैट द एम्पायर्स ऑफ टुमारो विल बी एम्पायर्स ऑफ फ्यूचर, विल बी एम्पायर्स ऑफ द माइंड. बिकॉज डिजिटल कोऑर्डिनेशन कर पाना कहीं ना कहीं एक इंटेलेक्चुअल माइंड की ही उपज है. ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन डू दैट ऑल्सो इन द बॉडी. नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी एज आर्सेनल. आर्सेनल जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, तोफ खाना. आपका आर्सेनल, आपके पास क्या एम्युनिशंस है, तो आपके पास जो एम्युनिशंस है वो आज के डे एंड एज में कौन से होने चाहिए, वो होने चाहिए एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, रेदर देन क्रिएटिंग बॉम्ब्स एंड ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स. एजुकेशन और क्रिएटिविटी आपको जिस तरीके का आर्सेनल प्रोवाइड करता है वो आपको ये नॉर्मल आर्मरी या नॉर्मल आर्सेनल नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल. बट एजुकेशन क्रिएटिविटी इज सस्टेनेबल बाय फॉर्मेट. इसलिए ही हर डेवलप कंट्री आज के टाइम पे आप देखेंगे तो विल नोटिस दैट कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑन द एजुकेशन. उन्होंने अपने कंट्री के एजुकेशन पे काम किया ताकि एक पीढ़ी, 2 पीढ़ियां या 4 पीढ़ियां जो है वो ऐसी निकले जिनका थीम क्रिएटिविटी है. इसलिए आप देखेंगे यूएस के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है, या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर, डेवलप कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है. और वहीं पे जो बाकी कंट्रीज हैं उनके अंदर यू कैन सी सर्विस जॉब, इसकी तरफ लोग बढ़ते हैं. और यहीं पर माइंडसेट का डिफरेंस दिख जाता है.
So are you getting me what I'm trying to tell? Basically what I want to tell all of you guys is that कि आपको कहीं ना कहीं इस तरह के पॉइंट्स को रखना पड़ेगा कि the arsenal right now is education and creativity, and whichever country is using education and creativity as an arsenal are going to do well. They have done well in the past also, and you can give examples of all the successful countries. You can give example of Ireland, you can give example of Scandinavian countries, you can give example of such countries where education and creativity was basically focused or given priority. Another one is values, ideologies and cultural influence. मैंने पहले ही बताया इस बारे में कि किस तरीके से यूएस ने कोल्ड वॉर के टाइम पर अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस को यूज किया जस्ट टू एस्टैब्लिश टू द होल वर्ल्ड और टेल टू द होल वर्ल्ड दैट देयर आइडियोलॉजी इज फार बेटर देन द रशियन आइडियोलॉजी और द यूएसएसआर आइडियोलॉजी. और इस तरीके से यू कैन डू दैट. यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल्स ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से हम वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते हुए हमने कोविड के टाइम पर अपने टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को यूज करते हुए वैक्सीन प्रोवाइड किए टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. अफ्रीकन कंट्रीज हो गई या फिर पैसिफिक की कंट्रीज हो गई, आइलैंड कंट्रीज हो गई, इनको हमने पानी, दवाइयां, ये सब भिजवाया. और कैसे पॉसिबल हो पाया ये पॉसिबल हो पाया थ्रू एन इंटेलेक्चुअल एंडिएवर, नॉट थ्रू फिजिकल एंडिएवर, इंटेलेक्चुअल एंडिएवर. राइट नाउ इंडिया हैज बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. अब जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, ये बनने के पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं? वो रीजंस जो हैं वो सारे के सारे इंटेलेक्ट की तरफ से ही आते हैं. ठीक है, और जब ये इंटेलेक्ट की तरफ से आते हैं देन ओनली विल बी एबल टू जस्टिफाई वैल्यूज, आइडियोलॉजीज एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड हाउ दीज थिंग्स कुड बी अचीव्ड थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और थ्रू एन इंटेलेक्ट. ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में आप ये लिख सकते हो. उसके अलावा कुछ यहां पे मैंने कोटेशंस ही मेंशन किए हैं व्हिच यू कैन इन्वॉल्व और इंक्लूड इन योर एसे, व्हिच इज नॉलेज इटसेल्फ इज पावर. नॉलेज इटसेल्फ इज पावर, ये आप मेंशन कर सकते हो जब आप नॉलेज इज पावर एक्सप्लेन कर रहे होगे और इस तरह के छोटे छोटे कोट्स यूज करके और फिर एनेक्डोट्स के माध्यम से यू कैन कन्वे योर आइडियाज. Okay, next is innovation distinguishes between a leader and follower. Steve Jobs said this. Steve Jobs said this or gave this quote. Okay, the great innovator or the CEO of Apple Technologies gave this quote and it basically says that कि जो innovation होता है वो distinguish करता है between a leader and a follower. एक leader और follower के बीच में innovation का difference है. जनरल पब्लिक में से जो भी इनोवेटिव होता है वो लीडर बनने का कुव्वत रखता है, उसकी हैसियत है, उसकी औकात है एक लीडर बनने की. और ये जो इनोवेशन है ये इंटेलेक्चुअल ब्रेन की ही उपज है. तो इस तरह के कोट्स को आप यूज कर सकते हो और आप जितने भी पॉइंट्स मैं यहां पे बता रहा हूं उनके थ्रू अपना मैसेज कन्वे कर सकते हो, अपने पॉइंट को पुट अक्रॉस कर सकते हो एंड एक होलिस्टिक एसे ड्राफ्ट कर सकते हो. गॉट इट? अब हम एंड में बात करेंगे कंक्लूजन की. सी, इन कंक्लूजन व्हाट यू नीड टू डू इज दैट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द टॉपिक ऑफ एसे इज वेरी मच ऑन टू द पॉइंट एंड pragmatic by nature, but still you can give a human touch to it. And what is that human touch? That human touch is all about that every country has its own pace. Every country has its own, we can say that system. And we can talk about the various realities in life which cause a particular country not to proceed at a particular speed. And you can be compassionate towards it through your essay. तो कंक्लूजन में बेसिकली हम लोगों को करने की ये जरूरत है, कहीं ना कहीं थोड़ा एक जनरल धर्रे से अलग होने की जरूरत है. हम अलग किस तरीके से हो सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स कि कहीं ना कहीं जो फ्यूचर के जो एम्पायर्स होंगे वो एम्पायर्स ऑफ माइंड रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि माइंड के साथ साथ वी नीड टू हैव हार्ट ऑल्सो, एंड थ्रू दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट वसुधैव कुटुंबकम एज अ वेरी मेजर एस्पेक्ट. ये थोड़ा लीग से हटके होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं जो एम्पायर्स ऑफ माइंड के चक्कर में चीजें इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो जाए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो जाए कि जो एक डिप्राइव्ड तबका है जो डिस्पाइट ऑफ ऑल द इनोवेशंस विल स्टे अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, कहीं उसे कॉस्ट ना कर जाए. तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इंटेलेक्ट की एम्पायर्स ऑफ माइंड के साथ साथ एम्पायर्स ऑफ हार्ट की भी जरूरत है. और एम्पायर्स ऑफ हार्ट जो है वो एक कंसेप्ट आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन योर एसे.
umpires of heart. Okay, so these kind of innovative things you can introduce in an essay which will be different from the general league. I'll tell you, anybody who's writing this essay will not incorporate this. They can write something on compassionate grounds, but umpires of heart की जरूरत है ये कहने में I guess people will not be that comfortable, because कहीं ना कहीं दिमाग जो होता है ऐसे के टाइम पे, बिकॉज आगे जीएस के क्वेश्चंस भी लिखने हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है इन इनोवेशन एंड ऑल. और अगर एक पर्टिकुलर ऐसे का टॉपिक आपसे ये कहना चाह रहा है कि इनोवेशन, इंटेलेक्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वहां पे इनोवेटिव होने की जरूरत है. तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि दीज काइंड ऑफ एसेज यू नीड टू थिंक समथिंग अवे फ्रॉम द जनरल लीग, एंड यू कैन इंट्रोड्यूस टर्म्स लाइक एम्पायर ऑफ द हार्ट, and it will help you to make your essay completely holistic, touching all the dimensions and addressing all the issues which can be addressed in that particular essay topic. Okay, so on that note let's call this session, and I hope you all are writing essays as well as writing other GS answers. अब बहुत ही कम दिन बचे हैं. Okay, जहाँ तक अगस्त के लास्ट हफ्ते के स्टार्टिंग में ही या थर्ड वीक के एंड में आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अब जरूरत है कि आप लोग अपने रिवीजन पे ध्यान दें आंसर राइटिंग के अलावा. ऑफ कोर्स यू कैन राइट आंसर टिल द लास्ट 7 days आर लेफ्ट, यू कैन राइट आंसर्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अब वो टाइम है जिस टाइम पर कि आपको जो अब तक आपने पढ़ लिया है, जो आंसर्स लिख दिए हैं, उसमें जो कमियां हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके आप पढ़ते जाओ, रटते जाओ, और जितना रट पाओ उतना अच्छा है. मैं रटना शब्द यूज कर रहा हूं, प्लीज डोंट फील बैड अबाउट दिस वर्ड. The feeling bad about this word has costed a lot of people this exam. कहीं ना कहीं रटने की जरूरत पड़ जाती है, आप समझ चुके हो ऑलरेडी. आप जितना रटोगे उतना आपको काम आएगा. ओके, समझ के पढ़ना की ही बात कर रहा हूं मैं, एंड ट्राई टू स्टिक विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड इट विल डू वंडर्स टू यू इन योर फाइनल पेपर. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.